दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लिटरेरी कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सोशोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। तो आइए समझते हैं कि ये सोशोलॉजिकल क्रिटिसिज्म यानी क्या होता है, किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है लिटरेचर में और लिटरेचर में इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए सोशोलॉजिकल क्रिटिसिज्म के बारे में, तो सोशोलॉजिकल क्रिटिसिज्म एक ऐसा तरीका है लिटरेचर को समझने का जिसमें हम किसी स्टोरी या पोएम को सिर्फ उसकी कहानी के लिए नहीं पढ़ते हैं, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम देखते हैं कि वो लिटरेरी वर्क लिखा क्यों गया था, किस समय में लिखा गया था और उस समय की सोसाइटी का क्या इफेक्ट था उस राइटिंग पर। ये आइडिया ये कहता है कि लिटरेचर और सोसाइटी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि लिटरेचर और सोसाइटी का बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन होता है। जैसे राइटर अपने आसपास की दुनिया, लोगों की सोच, पॉलिटिक्स, कल्चर और प्रॉब्लम से इंस्पायर होता है, वैसे ही उसकी लिखी हुई चीज़ें सोसाइटी के थिंकिंग को बदल सकती है। तो इस तरह से जो है वो सोशोलॉजिकल क्रिटिसिज्म को समझाया गया है। दोस्तों ये तो हमने बात की सोशोलॉजिकल क्रिटिसिज्म के डेफिनेशन के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सोशोलॉजिकल क्रिटिसिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ था, डेवलपमेंट कैसे हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सोशोलॉजिकल क्रिटिसिज्म का आइडिया 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ था, या फिर कहे तो 19th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ था, जब लोगों ने समझना शुरू किया कि लिटरेचर सिर्फ इमेजिनेशन का रिजल्ट नहीं होता है, बल्कि ये उस समाज का रिफ्लेक्शन भी होता है जिसमें हमारा खुद राइटर भी रहता है। जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल देके समझाऊँ, तो जैसे अगर कोई राइटर जो है वो 18th सेंचुरी में लिख रहा है, यानी कि 80s में लिख रहा है, तो उसकी स्टोरी में आपको स्लेवरी, पोवर्टी, वुमेन्स के राइट जैसे टॉपिक दिख सकते हैं, यानी कि गरीबी, गुलामी और महिलाओं के अधिकार जैसे टॉपिक जो है वो आपको ज़्यादातर दिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त के बड़े सोशल इश्यूज थे ये, यानी कि ये जो अभी मैंने आपको बताया ना कि गुलामी, गरीबी और महिलाओं के अधिकार, ये 18th सेंचुरी के सबसे बड़े सोशल इश्यूज थे। इसलिए अगर कोई राइटर लिख रहा है तो वो अपनी जो राइटिंग में है वो ज़्यादातर इन टॉपिक्स का यूज़ कर सकता है, या फिर ऐसे टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों जब हम सोशोलॉजिकल क्रिटिसिज्म का यूज़ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्टोरी में कौन कौन से लोग पावरफुल हैं, यानी कि कौन कौन से लोग जो है वो बड़े हैं, पावर पावर में है, और कौन कौन से लोग दबाए गए हैं, यानी कि किन लोगों का शोषण हो रहा है, किन लोगों का ऑपरेशन हो रहा है, और किस तरह से राइटर ने सोशल रूल्स और प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है। ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें देखी जाती है। ये हमें सिर्फ स्टोरी नहीं बल्कि उस समय की सोसाइटी के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है और समझाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम जो है वो सोशोलॉजिकल क्रिटिसिज्म की डेफिनेशन, इसका ओरिजिन और राइटर किस तरह से इसका यूज़ करते थे, ये हम अच्छे से यहाँ तक समझ चुके हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है कि अब सोशोलॉजिकल क्रिटिसिज्म को लेकर बहुत सारे अलग अलग क्रिटिक्स ने अपनी राय रखी थी, यानी कि अलग अलग स्टेटमेंट दिए थे। तो चलिए हम उनको भी एक एक करके अब अच्छे से डीप में डिटेल में समझ लेंगे। दोस्तों हमारा सबसे पहला नाम आता है कार्ल मार्क्स। दोस्तों ये सोशोलॉजिकल क्रिटिसिज्म का बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम है। दोस्तों कार्ल मार्क्स ने कहा था कि लिटरेचर एक तरह से सोसाइटी का मिरर होता है, यानी कि आईना होता है। उन्होंने बताया कि क्लास स्ट्रगल, यानी कि अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई का असर लिटरेचर पर भी पड़ता है। इस वजह से सोशोलॉजिकल क्रिटिसिज्म को कई बार मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे जो है वो कार्ल मार्क्स ने स्टेटमेंट दिया था। इसमें एक जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप हाईलाइट कर सकते हो कि सोशोलॉजिकल क्रिटिसिज्म को जो है वो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। ये जो है वो कई कबार जो है वो आपको एमसीक्यूज में या फिर ऑब्जेक्टिव्स में सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको ये जो है वो चीज़ ध्यान होनी चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इसके बाद हमारे अगले क्रिटिक आते हैं व्लादिमीर लेनिन। दोस्तों ये एक रशियन थिंकर थे। उनका ये मानना था कि लिटरेचर और सोसाइटी का बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन होता है। राइटर सिर्फ अपने दिमाग से नहीं लिखता, बल्कि जिस सोसाइटी में वो खुद रह रहा होता है उसका असर भी उसके काम पर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से जो है वो ये वाला स्टेटमेंट हमारे व्लादिमीर लेनिन उन्होंने प्रोवाइड किया था। दोस्तों इसके बाद हमारे अगले क्रिटिक आते हैं विल्बर स्कॉट।
दोस्तों ये एक इंग्लिश प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा था कि आर्ट इज़ नॉट क्रिएटेड इन अ वैक्यूम। यानी कि राइटर हवा में बैठकर कुछ भी नहीं लिखता है, यानी कि हवाबाजी नहीं करता है कोई भी राइटर। वो जो भी कुछ लिखता है वो उस समय के टाइम और जगह से जुड़ी हुई बातें होती है। वो राइटर भी किसी कम्युनिटी का पार्ट होता है, इसलिए उसकी राइटिंग में उस समाज का रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देता है। यानी कि वो जो भी लिखता है वो सोच समझ कर लिखता है और असली बातें लिखता है, कुछ भी मन गढ़ंत नहीं लिखता। तो इस तरह से जो है वो उन्होंने ये वाला स्टेटमेंट दिया था। दोस्तों इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्रिटिक आते हैं हिपोलाइट टेन। दोस्तों ये एक फ्रेंच थिंकर थे, उन्होंने लिटरेचर को समझने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई और वो थी रेस, मिलियू एंड मोमेंट। दोस्तों रेस से उनका मतलब था राइटर के जीन्स और पर्सनल ट्रेट्स। मिलियू से उनका मतलब था राइटर के आसपास का इन्वायरमेंट जैसे कि कल्चर, पॉलिटिक्स और क्लाइमेट। और मोमेंट से उनका मतलब था वो एग्जैक्ट समय जब ये सारी चीज़ें हो रही है। दोस्तों हिपोलाइट टेन का ये कहना था कि अगर एक रीडर इन सारी चीज़ों को, इन तीनों चीज़ों को समझ ले तो वो किसी भी स्टोरी को पूरी तरह से आसानी से समझने में सक्षम हो जाएगा। तो इस तरह का स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने प्रोवाइड किया था। दोस्तों लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो हिपोलाइट टेन है, उन्होंने जो भी ये थ्योरी हमें बताई है, जो भी उनका ये जो स्टेटमेंट था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है। टेन ने क्या किया कि सोसाइटी का सिर्फ इफेक्ट देखा है, लेकिन राइटर का अपना पर्सनल वो टच इग्नोर कर चुके हैं। यानी कि जैसे हर इंसान यूनिक होता है, वैसे ही हर राइटर भी यूनिक होता है, उसका राइटिंग स्टाइल भी अलग होता है। पर टेन की थ्योरी में इंडिविजुअलिटी छुप जाती है, यानी कि इंडिविजुअलिटी को यहाँ पर छुपाया गया है। तो इस तरह से जो है वो इनकी थ्योरी में जो है वो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने बात की कुछ फेमस क्रिटिक्स और उनके स्टेटमेंट के बारे में। अब सोशोलॉजिकल क्रिटिसिज्म के कुछ और भी इम्पॉर्टेंट क्रिटिक्स हैं, जैसे कि एडमंड विल्सन और केनेथ बर्क, सेसिल डे लेविस, स्टीफन स्पेंडर और लास्ट है डेविड डाइक्स। दोस्तों आपको सोशोलॉजिकल क्रिटिसिज्म का एक बहुत ही सिंपल और फेमस एग्जाम्पल मैं देती हूँ ताकि आपको जो है वो और भी अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों चार्ल्स डिकेंस का एक नॉवल है ऑलिवर ट्विस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, शायद आपको पता भी होगा। अगर इस नॉवल को हम सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े कि डिकेंस ने जो है वो यहाँ पर क्या बताया है, तो डिकेंस ने क्या किया है कि लंदन के लोगों की लाइफ, चाइल्ड लेबर और अनफेयर सिस्टम को दिखाया है। तो इस नॉवल से हम समझ सकते हैं कि उस ज़माने में सोसाइटी कैसे काम करती थी, क्या क्या सोशल इश्यूज़ जो है वो लोगों को फेस करने पड़े थे। तो इस तरह से जो है वो सोशोलॉजिकल क्रिटिसिज्म मेनली काम करता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि सोशोलॉजिकल क्रिटिसिज्म यानी क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह के जो है वो अलग अलग क्रिटिक्स आए थे जिन्होंने जो है वो अपने स्टेट्समेंट्स रखे, और भी जो है वो कुछ फेमस हमारे जो है वो क्रिटिक्स थे जो कि अपने जो है वो राय यहाँ पर रखते थे। यानी कि सोशोलॉजिकल क्रिटिसिज्म का ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहा है। दोस्तों आज भी जब कोई राइटर कुछ लिखता है तो उसका दिमाग और उसकी राइटिंग स्टाइल सोसाइटी से ही इन्फ्लुएंस्ड होती है। इसलिए सोशोलॉजिकल क्रिटिसिज्म एक पावरफुल टूल है जो हमें लिटरेचर के पीछे छुपे हुए सच को समझने में मदद करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा और अच्छे से बहुत ज़्यादा समझ भी आया होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ पर भी स्कैन कर आप डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।